नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार की राजनीति में बहुत कुछ चल रहा है। क्या सावन के इसी महीने में एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी पलटी मारने का गेम करेंगे? क्या बिहार में फिर से विपक्ष परिवर्तन होगा? और संसद और विधानसभा दोनों का सत्र, यानी दिल्ली और पटना में संसदीय व्यवस्था का महापर्व जब दोनों एक साथ शुरू हुआ है, तो उस महापर्व के बाद क्या बिहार की राजनीति नए दिशा में जाएगी? कल बजट पेश किया जाएगा, आज आर्थिक सर्वे संसद में रखा जाएगा, और इन दोनों में यदि विशेष राज्य या विशेष पैकेज की घोषणा नहीं हुई, संसद सत्र के दरमियान होने वाली कैबिनेट बैठकों में यदि बिहार के आरक्षण को, बढ़े हुए आरक्षण को नवी अनुसूची में डालने का फैसला नहीं हुआ, तो क्या नीतीश कुमार बिहार में भारतीय जनता पार्टी के खूंटे से बंधे रहेंगे? और क्यों बंधे रहेंगे? क्या उनके वोटर इस बात को स्वीकार करेंगे कि नीतीश कुमार की कोई मांग नहीं मानी जा रही, बिहार के हित की कोई मांग नहीं मानी जा रही, तब भी नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है? इन सारे सवालों पर हम चर्चा के लिए चलते हैं सीधे जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि मिश्रा जी, आपके पास एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर है, जिस ब्रेकिंग खबर पर हम चर्चा में आएंगे अभी। लेकिन उस ब्रेकिंग खबर पर चर्चा से पहले ये बताइए कि संसद और विधानमंडल की कार्रवाई जो आज शुरू हुई है, राष्ट्रीय जनता दल की आक्रामकता देखने को मिल नहीं रही है बिहार में, और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जहां बजट और आर्थिक सर्वे की तैयारी में है, निर्मला सीतारमण बजट और आर्थिक सर्वेक्षण की तैयारी में है, जनता दल यूनाइटेड ने कल ऑल पार्टी मीटिंग में और आज फिर अलग अलग चैनलों से दिए जाने वाले बाइट में जेडीयू के नेता, यहां तक कि संजय झा जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी विशेष राज्य के दर्जे की मांग को प्रमुखता से उठा दिया है। क्या है इस विशेष राज्य के दर्जे के साथ दिल्ली की सत्ता का संभावित वारंट कि दिल्ली की सत्ता खाली करो, सिंहासन खाली करो, कि जनता आती है, जो दिनकर जी ने कहा था, दिनकर जी ने जो लिखा था आरोहण नाम की अपनी कविता में, क्या वो चीज दिल्ली में दोहराई जाएगी या बिहार में? जब दिल्ली में ये दोहराई जाएगी तो स्वाभाविक है कि बिहार में ये दोहराया जाएगा कि नेता विपक्ष की कुर्सी खाली करो क्योंकि राजद आ रहा है। क्या होने वाला है? शुरू में सावन का महीना है आपने ऋषि जी, सावन का महीना है। सावन के महीने में बिहार राजनीतिक रूप से चार्ज अप होता है। देखिए अभिषेक जी, आपने बिल्कुल सही कहा और अपने इंट्रो में ही आपने कहा कि सावन में कई ऐसे डेवलपमेंट हो सकते हैं। तो दूसरे शब्दों में कहूं कि सावन में लग गई है आग। अब किसके दिल में आग लगी है और किसके दिल को मिलेगा सुकून, ये बजट के बाद पता चलेगा। लेकिन आपने जो अपने इंट्रो में कई पॉलिटिकल डेवलपमेंट का जिक्र किया, उसको यदि आप सीक्वेंस में ऐड करें तो एक दूसरे से कोरिलेट करता है जी। आप देखिए कि पूरे बिहार में विपक्ष का प्रोटेस्ट होता है, राज्य के राजधानी से लेकर जिला मुख्यालय और प्रखंड स्तर पर। और आपने देखा कि प्रोटेस्ट में अखिलेश प्रसाद सिंह, बिहार प्रदेश कांग्रेस के अलावा कोई बड़ा चेहरा नहीं दिखा। न लालू यादव के बड़े पुत्र पटना में मौजूद थे, तेज प्रताप यादव, उनकी भी भागीदारी नहीं होती है, या लालू परिवार के कोई जो सदस्य हैं उनकी भागीदारी नहीं होती है। तो प्रोटेस्ट तो हम कर रहे हैं, लेकिन प्रोटेस्ट की जो भूमिका होनी चाहिए, जो आवरण होना चाहिए, वो देखने को नहीं मिल रहा, वो मूड देखने को नहीं मिल रहा है। तब जब इतना बड़ा मुद्दा है विपक्ष के पास, तो ये कहीं ना कहीं को रिलेटेड है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि संजय झा का जो बयान है, यूं ही बयान नहीं है। कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और आज संजय झा जो पार्टी के जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। उसके बहुत बड़े मायने हैं। कल से बजट सेशन शुरू होने जा रही है। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है, देखिए कई ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं। बीजेपी कोटे से मंत्री का बयान आना, भ्रष्टाचार को लेकर बयान आना, संजीव हंस पे कार्रवाई होना। संजीव हंस कौन है? आप सभी लोग जानते हैं, नीतीश कुमार के दुलारे और प्रिय आईएएस की जो सूची है उनमें उनका नाम है। सरयू राय का नीतीश कुमार से मिलना, झारखंड में सरयू राय चुनाव लड़ना चाहते हैं, आदि गठबंधन नहीं हुआ। झारखंड में सरयू राय जेडीयू बीजेपी की गठबंधन नहीं हुई,
तो सरयू राय और जेडीयू मिलके पूरे झारखंड में सभी विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेंगे, और ऐसी स्थिति में किसको नुकसान होगा? तो कई ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं, उसको अधिक कोरिलेट करके देखें तो एनडीए में सब कुछ सही नहीं है। इसलिए मैंने कहा सावन में लग गई आग। अब किसको मिलेगा, किसके दिल में लगेगी आग, अब किसको मिलेगा सुकून, ये बजट के बाद पता चलेगा। आप ऋषि जी, हमारे दर्शकों के लिए जानकारी के लिए पहले मैं बता दूं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के कथित इशारे पर 2020 के विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी का एक कथित चिराग मॉडल हुआ था। उस चिराग मॉडल में जनता दल यूनाइटेड की सीटों पर टारगेटेड तरीके से लोजपा ने चुनाव लड़ा था, और लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा था बिहार में। एनडीए से अलग होकर लड़ा, और उसके बावजूद चिराग पासवान आज नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बने बैठे। इसके बावजूद कि भारतीय जनता पार्टी के कई सारे कैडर और यहां तक कि कुछ वरिष्ठ नेता भी चिराग पासवान की पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, और बाद में चुनाव हारने के बाद उन्हें भाजपा में वापस भी ले लिया गया। तो इन सारे घटनाक्रम को देखते हुए जब जनता दल यूनाइटेड को 71 से घटाकर 43 पर 43 पर लाया गया, 28 सीटें कम करा दी गई, उसी वक्त सबको दिखाई दे रहा था ऋषि जी कि बिहार में सहयोगी दल के पीठ में छुरा भोंका जा रहा है, और सहयोगी दल के पीठ में छुरा भोंकने की इस राजनीति को नीतीश कुमार ने बर्दाश्त नहीं किया। बिहार में उन्होंने एनडीए का दामन छोड़ दिया और देशव्यापी स्तर पर एक इंडिया गठबंधन के निर्माण की दिशा में सबसे पहली ये शुरुआती पहल की। अब सवाल ये उठता है कि इस सरकार में भी उनकी कोई मांग नहीं मानी जाए। राष्ट्रीय जनता दल, देखिए इतनी बड़ी घटना हो गई, प्रतिरोध मार्च निकाल करके राजद का सुप्रीम परिवार सड़क पर नहीं उतरता है। विधानसभा के अंदर भी उस तरह की आक्रामकता देखने को नहीं मिलती है जो आमतौर पर विपक्ष अपनाता रहा है। अब विपक्ष का धर्म है, यही करना चाहिए। सरकार से सवाल पूछना, सरकार को घेरना, यही विपक्ष का काम है। अब सवाल ये उठता है कि अंदर खाने, तो देखिए अंदर खाने ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी चीजें हमारे दर्शक भी समझते हैं। अब अंदर खाने जो चीजें चल रही है, 20 अगस्त तक का पता है सावन है, 20 अगस्त से भादो चढ़ जाएगा, और बिहार की राजनीति के खेल को जो 2022 में देखे हैं उन्हें पता है कि सावन के आखिरी दिनों में क्या हुआ था। अब नीतीश कुमार की मांग यदि नहीं मानी गई, वो तो कल बजट में क्लियर हो जाएगा कि विशेष राज्य का दर्जा मिला या नहीं, विशेष पैकेज मिला या नहीं। अगर नहीं मानी गई, कल 23 तारीख को बजट 12-1 बजे तक तो बजट पेश हो जाएगा, तो कल दोपहर के बाद से सियासत का रुख किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल, मैंने आपके हर प्रोग्राम में कहा है कि हम लोगों को बजट का इंतजार करना चाहिए। यदि बजट में बिहार को लेकर बड़ा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगा बजट में, तो नीतीश कुमार वो पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। और नीतीश कुमार देखिए, इन दिनों नीतीश कुमार थोड़ा बेचैन भी हैं, थोड़ा डिस्टर्ब भी हैं, जिस प्रकार से बीजेपी का अप्रोच रहा है जी। नीतीश कुमार कई ऐसे विषय हैं जिससे बीजेपी से मतांतर रख रहे हैं। चर्चा ये भी है कि वो जो दोनों डिप्टी सीएम हैं बीजेपी कोटे से, उनको रिप्लेस करना चाहते हैं। किसी और को नीतीश कुमार चुनाव को देखते हुए किसी और को बीजेपी को उन्होंने सुझाव दिया है कि विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के स्थान पर किसी और को आप डिप्टी सीएम बनाए। तो कई ऐसे डेवलपमेंट हैं, आप देख लीजिए ना। यदि कल बजट में, आपने बिल्कुल सही कहा, बजट में बिहार राज्य को स्पेशल स्टेटस के मामले में निर्मला सीतारमण यदि घोषणा कुछ नहीं करती हैं, तो कल शाम से ही देख लीजिएगा बयानों की झड़ी लग जाएंगी। बयानों की झड़ी लगने की बात आप कह रहे हैं? देख लीजिए ना, आप देख लीजिए ना, नीतीश कुमार पे अटैक शुरू हो चुका है। आप नीतीश कुमार पे जिस व्यक्ति को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाया, इतना बड़ा स्टेटस दिया, पॉलिटिकल स्टेटस दिया, आज वो व्यक्ति अपने मन से तो नीतीश कुमार पे हमला नहीं बोल सकता है। पर्दे के पीछे कोई तो है जो उनको स्क्रिप्ट लिख के दे रहा है, आपको ये बोलना है, बिहार जाते ही ये बोलना है। कल जीताराम मांझी ने जो बयान दिया, क्या जरूरत थी ऐसे बयान का, जब जीताराम मांझी एनडीए के हिस्सा है।
और उस एनडीए के हिस्सा है जिस एनडीए बिहार एनडीए में नीतीश कुमार चेहरा है। तो जीतन राम मांझी यूं ही बयान नहीं दिया है, कोई पर्दे के पीछे उनको डायरेक्ट कर रहा है, स्क्रिप्ट लिख के दे रहा है। आरसीपी सिंह का पटना में आना, आरसीपी सिंह आपने देखा, आरसीपी सिंह अपने गांव रहते थे, अब उन्होंने गृह प्रवेश पटना में किया है। आरसीपी सिंह, ऐसा चर्चा है कि आरसीपी सिंह पूरे बिहार में घूम घूम के नीतीश कुमार का पोल खोलेंगे। ये किसके इशारे पे हो रहा है? हालांकि कल आरसीपी सिंह ने बड़ा हमला बोला है नीतीश कुमार पे, आप ये समझ थोड़ा बता दूं दर्शकों को। आरसीपी सिंह ने कहा कि गुजरात से 25 सांसद आते हैं, 2 सेमीकंडक्टर का इंडस्ट्री गुजरात में लगा है और उस बिहार को एक भी सेमीकंडक्टर का इंडस्ट्री नहीं मिला है, जहां से 40 सांसद आते हैं। ये नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? तो आरसीपी सिंह उनसे नहीं पूछे, नहीं आरसीपी सिंह उनसे नहीं पूछे जिस पार्टी में है, जिस पार्टी की केंद्र और गुजरात में सरकार है। नहीं, उन्होंने नरेंद्र मोदी को इंडायरेक्ट रूप से नरेंद्र मोदी को भी घेरा, और जो उनके जो बयानों से मुझे लग रहा है कि आरसीपी सिंह बीजेपी में भी कंफर्ट नहीं है, क्योंकि जिस मकसद से वो बीजेपी में गए थे, आपने देखा कि चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या अन्य उपचुनाव हो, उसमें आरसीपी सिंह की कोई उपयोगिता नहीं आपने देखा होगा, या कोई ऐसा पूरा प्रोग्राम लोकसभा चुनाव में आरसीपी सिंह का नहीं लगा होगा। तो आरसीपी सिंह बेचैन है भाजपा में होते हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपने राज्य में 2 सेमीकंडक्टर का इंडस्ट्री लगा सकते हैं, क्या प्रधानमंत्री पे प्रेशर बना के नीतीश कुमार बिहार को एक भी इंडस्ट्री नहीं दिला सकते हैं, जहां से 40 सांसद चुन के आते हैं? या उन्होंने उत्तर प्रदेश का भी एक एग्जाम्पल दिया कि जहां से 80 सांसद आते हैं, वहां उस उत्तर प्रदेश को एक भी सेमीकंडक्टर का इंडस्ट्री नहीं, और 25 सांसदों वाले राज्य गुजरात को 2 सेमीकंडक्टर का इंडस्ट्री प्रधानमंत्री ने दिया है। तो ये कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह, मैं थोड़ा आरसीपी सिंह पे 2 सेकंड बोल दूं। आरसीपी सिंह बीजेपी में भी बेचैन है, लेकिन आरसीपी सिंह का जो मेन मकसद है, नीतीश कुमार को टारगेट करेंगे और पूरे बिहार के यात्रा पे निकलने जा रहे हैं। हो सकता है आरसीपी सिंह प्रशांत किशोर के संपर्क में हो, या नई पार्टी का। आप बड़ा खुलासा कर रहे हैं, ये आप बड़ा खुलासा कर रहे हैं, लेकिन इस खुलासे पर हमें अलग से चर्चा करनी होगी। सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपके पास ब्रेकिंग न्यूज कौन सी है, जिसके लिए हमने इंट्रो में दर्शकों को वादा किया है। ब्रेकिंग खबर ये है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि जेडीयू कोटा से किसी एक व्यक्ति को डिप्टी सीएम बनाया जाए, और इसके लिए काम उन्होंने शुरू कर दिया है, बीजेपी पे प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। और दर्शकों को बता दूं, उस व्यक्ति का नाम है मनीष वर्मा जी। नीतीश कुमार मनीष वर्मा को बिहार कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री पद देना चाहते हैं। और इन दिनों में जो डेवलपमेंट हुए हैं, चाहे वो प्रदेश कार्यालय जाते हो, चाहे वो अशोक चौधरी के यहाँ जाते हो, हमेशा मनीष वर्मा उनके साथ सहाय के साथ बने हुए रहते हैं। तो मनीष वर्मा, यदि नीतीश कुमार का जो सुझाव है उसको यदि बीजेपी मानती है, सब कुछ सही रहता है, तो बिहार को एक नए डिप्टी सीएम मनीष वर्मा के रूप में मिलने जा रहा है। ये अभी का सबसे बड़ा ब्रेकिंग खबर है जी। नया डिप्टी सीएम बिहार को मिलेगा, लेकिन ये बताइए, ये डिप्टी सीएम बिहार को जो आप कह रहे हैं कि मिल सकता है, वो डिप्टी सीएम बिहार में इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में मिलेगा, या एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में? देखिए, एनडीए में पहले से 2 हैं। देखिए, नीतीश कुमार का लिस्ट ऐसे है, देखिए एक एग्जाम्पल भाई, लिस्ट ऐसे है, ये लिस्ट नीतीश कुमार ने दे दिया है, जिसमें बिहार राज्य को स्पेशल दर्जा का एक मामला है, रिजर्वेशन वाला मामला है, दोनों डिप्टी सीएम को हटाएं, किसी अन्य को डिप्टी सीएम बनाएं। चौथा कंडीशन है कि मनीष वर्मा को डिप्टी सीएम बनाया जाए जेडीयू कोटा से। तो तमाम सूची देखिए, आप बहुत से पत्रकार जब कैबिनेट नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे और कैबिनेट का गठन हो रहा था, तो इस बात का चर्चा था कि क्या जेडीयू कोटे को रेल विभाग मिलेगा, या जेडीयू कोटे के कुछ महत्वपूर्ण विभाग मिलेंगे, वित्त विभाग, ऐसे विभागों की भी चर्चा थी। आपने देखा नीतीश कुमार ने महत्वपूर्ण विभाग को लेने के लिए कोई प्रेशर बनाया? नहीं।
तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि राज्य में, क्योंकि जिस राज्य से उनकी पहचान है उस राज्य में उनकी भूमिका मजबूत हो, अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़े, जेडीयू कोटा से एक डिप्टी सीएम हो जी। तो जेडीयू तो कोटा देखिए, से डिप्टी सीएम हो, किस सरकार में हो? सावन में जो खेला की संभावना है, उस खेला के बाद या खेला के पहले वाली सरकार में? देखिए मैं बताऊं, यदि इन शर्तों को यदि बीजेपी नहीं मानती है तो खेमा बदलवाया भी जा सकता है, बीजेपी को हटा के राजद को भी लाया जा सकता है और ऋषि राजद जी, और ऋषि जी, मैं इस आपको सवाल ये को मैं बता और दूं, क्लियर कर दूं। ऋषि जी, एक इस ब्रेकिंग सवाल को खबर मैं और क्लियर कर दूं। एक ब्रेकिंग खबर और बता दूं, जो मनीष वर्मा वाला प्रपोजल है उसके लिए राजद तैयार है। मनीष वर्मा वाला जो प्रपोजल है उसके लिए राजद तैयार है, यानी जेडीयू कोटे से सीएम प्लस डिप्टी सीएम और राजद कोटे से डिप्टी सीएम। जी ऋषि जी, मैं इस सवाल को और क्लियर और स्पष्ट रूप से अपने दर्शकों के लिए आपसे जानना चाहते हैं। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार रहेंगे, तो क्या डिप्टी सीएम की कुर्सी सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और मनीष वर्मा के पास रहेगी, या डिप्टी सीएम की कुर्सी तेजस्वी यादव और मनीष वर्मा के पास रहेगी? मैंने शुरू में ही कहा है कि इन शर्तों को यदि बीजेपी नहीं मानती है, मुझे लगता है कि संभवतः जो है कि बीजेपी इन शर्तों पे तैयार नहीं होगी। यदि इन शर्तों पे बीजेपी तैयार नहीं होती है तो नीतीश कुमार के पास ऑप्शन है। लालू यादव ने शुरू में ही कहा था कि नीतीश कुमार के लिए राजद के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। जी। तो बजट का इंतजार कीजिए, कल शाम तक का इंतजार कीजिए। कल शाम के बाद जो अगला सुबह होगा, बिहार के राजनीति और केंद्र के राजनीति के लिए नए संकेत वाले होंगे। क्या मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे? क्या मोदी जी 15 अगस्त को लाल किला पे तिरंगा फहराएंगे जी या नहीं फहराएंगे? इन लेकिन सभी चीजों इसमें तो पर हम एक फैक्टर, परसों जो है जी जरूर चर्चा करेंगे। जी नहीं, इस पर एक फैक्टर और है। कहा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड ने जिस प्रकार की तीखी प्रतिक्रिया कांवड़ यात्रा के दरमियान दुकानदारों को अपना नाम लिखने को लेकर दी, और उसे जिस प्रकार से पूरे विपक्ष का समर्थन मिला, एनडीए के कुछ सहयोगियों का भी समर्थन मिला, वहां नीतीश कुमार ने अपने सेकुलर क्रेडेंशियल को जाहिर कर दिया, जेडीयू ने अपने सेकुलर क्रेडेंशियल को जाहिर कर दिया। नीतीश कुमार तो सार्वजनिक रूप से कहते रहे हैं कि ट्रिपल सी, क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन, तीनों पर वो समझौता नहीं करते। अब सवाल ये उठता है कि उनका अपना वोट बैंक, आप देखिए, नाम लिखने से ऐसा नहीं है कि सिर्फ अल्पसंख्यक प्रभावित हो रहे हैं। नाम लिखने से जो भारत में छुआछूत की, अनटचेबिलिटी की परंपरा है, जो निहायत ही एक बदतरीन व्यवस्था है, बहुत ही खराब व्यवस्था है अनटचेबिलिटी की। अगर दुकान पर दुकानदार नाम लिखेगा तो फिर उन दलित समुदाय के दुकानदारों का क्या होगा? वो तो सीधे सीधे जनता दल यूनाइटेड की महादलित पॉलिटिक्स, अकलियत पॉलिटिक्स, इन सबको हिट करता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार में भी कुछ भाजपा के लोग मांग कर रहे हैं कि नहीं, बाबा धाम की यात्रा जो होती है सुल्तानगंज से देवघर तक, तो बिहार वाले हिस्से में वहां भी ये नाम लिखने की परंपरा शुरू की जाए। इस तरह के जो उकसाने वाले बयान जो दिए जा रहे हैं या कार्रवाइयां जो की जा रही है, अब किस मुंह से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे? सवाल तो यह है कि अब बीजेपी के साथ वो रहेंगे तो क्या क्रेडिबिलिटी बचेगी नीतीश कुमार की? देखिए, इस प्रकार का फैसला कहाँ लिया गया है? उत्तर प्रदेश में लिया गया है। उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में क्या है? बाई इलेक्शन है। बाई इलेक्शन पे प्रतिष्ठा किसकी लगी हुई है? योगी आदित्यनाथ की लगी हुई है। तो समझिए ना, इनको धर्म और आस्था से कोई लेना देना नहीं है। यही कांवड़ यात्रा तो मध्य प्रदेश में भी होगा, यही कांवड़ यात्रा उत्तराखंड में भी होगा, यही कांवड़ यात्रा अन्य राज्यों में भी होगा जहां भाजपा शासन में है। क्यों नहीं इस प्रकार का फरमान भाजपा शासित अन्य भाजपा शासित राज्यों में लागू किया गया है? यदि इस आस्था को लेकर इतना ही भाजपा बेचैन है तो भाजपा अन्य शासित राज्यों में इस प्रकार का फरमान क्यों नहीं जारी किया गया है? अरे भैया, आस्था और धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसलिए आस्था और धर्म खतरे में है। जहां तक नीतीश कुमार, बिल्कुल नीतीश कुमार के साथ
मैं हूं, नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया बिल्कुल सही किया है। अरे आप क्या क्या बांटोगे, हवा पानी क्या क्या बांटोगे? वो फिल्म सुना है ना, गाना आपने सुना है ना? अब कौन था, एक अभिषेक बच्चन और करीना कपूर का एक गाना फिल्म आया था, पंछी हवा क्या उसको कौन रोके, क्या गाना हमको पूरा याद, रिफ्यूजी फिल्म का गाना याद होगा आपको। आप तो आपको तो अभिषेक जी पुराना गाना हमेशा याद रहता है। दो लाइन आप, रिफ्यूजी की बात सुना नहीं है, यहाँ दीजिए। तो पूरे देश को रिफ्यूजी बना देने की तैयारी है। तो सवाल ये है, वो लिरिक्स क्या है, एक मिनट रुक जाइए ना, वो लिरिक्स क्या है? वो मुझे नहीं याद फिल्म है, का वो गाना, वो मुझे पंछी याद नहीं हवा है। किन्हें सरहद ना रोके। तो आप अभिषेक हवा बच्चन की पानी, फिल्म में नहीं देखता, कम देखता हूँ। अच्छा नहीं, मैं फिल्म किसी हीरो को नहीं, मैं गाने को लेकर कह रहा हूँ कि उस उस गाने को जिस लेखक ने लिखा होगा, जो लिरिक्स राइटर ने लिखा होगा, कितना उन्होंने बेहतरीन मैसेज दिया है कि आप हवा पानी को भी बांटोगे। और जहां तक जो हमारी देश की संस्कृति रही है अभिषेक जी, कई मुसलमान ऐसे परिवार हैं जो छठ पूजा करते हैं, कई ऐसे मुसलमान परिवार हैं जो कांवड़ यात्रा लेके जाते हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं, आप अपने चैनल के माध्यम से देवघर और आसपास के क्षेत्रों का आप सर्वेक्षण करवाएं। 99% जो कांवड़िया हैं उनको इस डिसीजन से ऐतराज है। जब एक चैनल के एक पत्रकार ने कई कवाड़ियों से बात किया, कई जो भोले के भक्त हैं उनसे उन्होंने बात किया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, यदि मुसलमान का दुकान है तो खरीदने में कोई ऐतराज नहीं है। क्या वो मुसलमान भगवान के बच्चे नहीं है? कई हिंदू रोजा रखते हैं, एक बार 2-4 दिन हम भी रहे हुए हैं। अरे आप चले जाइए ना, अजमेर दरगाह में मुसलमानों से अधिक हिंदू जाते हैं वहां जी, माथा टेकने। मैं खुद गया हूँ, मैं खुद कई बार गया हूँ। तो ये मैं दर्शकों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में धर्म और आस्था खतरे में इसलिए है क्योंकि किसी एक व्यक्ति का राजनीतिक वर्चस्व वजूद जो है खतरे में है, इसलिए धर्म और आस्था खतरे में पड़ गया है। जी ऋषि जी, आखिरी सवाल पर आते हैं। बिहार में शंकर सिंह निर्दलीय विधायक ने आज शपथ ली। कल उन्होंने नीतीश कुमार के साथ मुलाकात की और उन्हें समर्थन का वादा किया। वो पटना पहुंचे तो जेडीयू के एमएलसी संजय सिंह के घर पर रुके। संजय सिंह को इंस्ट्रूमेंटल माना जा रहा है शंकर सिंह को साथ लाने में, और संजय सिंह नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं। आप जान लीजिए, जो परिस्थितियां बिहार की राजनीति में है, उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी जिसे अपना बेस वोट समझती है, उस बेस वोट से जुड़े हुए नेता अब भारतीय जनता पार्टी के साथ रुकने को तैयार नहीं है। सवर्ण वोटर को पता है कि बिना मुसलमानों का साथ लिए, बिना दलितों का साथ लिए बिहार में वो राजनीति नहीं कर सकते। और आज की तारीख में जो एक राजपूत निर्दलीय विधायक जीत करके आए, जेडीयू को हरा करके आए, वो जेडीयू के साथ चले गए। कहा गया कि बीजेपी के कोर वोटर ने उनकी मदद की है, राजद के कोर वोटर अकलियत ने उनकी मदद की है, लेकिन वो चले गए नीतीश कुमार के साथ। तो अब सवाल उठता है कि नीतीश कुमार ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं, वो बताइए हमारे दर्शकों को, कितने निशाने साधे हैं? एक तो जो विधान पार्षद संजय सिंह है वो भी लोजपा में रहे हैं, शंकर सिंह भी लोजपा में रहे हैं, और लोजपा के नेता को नीतीश कुमार तक पहुंचाने वाले भी लोजपा के पूर्व नेता ही हैं। तो नीतीश कुमार ने तो ये देखिए, सरकार में जेडीयू बीजेपी की सरकार है, और कोई भी विधायक जब उपचुनाव जीत के आता है तो ये उनकी इच्छा होती है कि सत्तारूढ़ पार्टी, और सत्तारूढ़ पार्टी में आप देखिए जेडीयू बीजेपी की यदि बात करें तो मेरा मानना है कि जेडीयू का सरकार में अधिक चलता है, तब जब विधायकों की संख्या 42-43 ही है। अब हर विभाग में एक महत्वपूर्ण एसीएस को तैनात किया गया जो नीतीश कुमार के करीबी हैं। आप देखिए बीजेपी के कोटा के जितने भी मंत्री हैं उनका क्या वो स्वतंत्र हैं काम करने के लिए क्या? हर विभाग में महत्वपूर्ण एक आईएएस को लगा दिया गया है। तो शंकर सिंह ने देखा है कि इन 8-9 महीनों में यदि सरकार, चुनाव अपने समय पर होता है लेकिन चुनाव कभी भी हो सकता है, वो कोई कंफर्म नहीं कर सकता है कि चुनाव समय पे ही होगा, हो सकता है चुनाव अगले 1 महीने के अंदर हो जाए या अगले 2 महीने के अंदर हो जाए। तो शंकर सिंह देख रहे हैं कि जो भी समय बचा है उसमें सत्तारूढ़ पार्टी में भी उस पार्टी से, जिस पार्टी से सरकार का मुखिया आता हो, उस पार्टी से संबंध बढ़ाना चाहिए। और नीतीश कुमार ने भी बीजेपी को मैसेज दे दिया है कि भैया
तुम्हारे पास संख्या बल अधिक है, लेकिन विधायक तो हम ही को चाहते हैं। देखिए ये उपचुनाव में हम ही को हरा के आए हैं, हमारे दरबार में आ रहे हैं। तो एक राजद के पॉलिटिकल विधायक भी मैसेज भी नीतीश है। कुमार को चाहते हैं और भाजपा के विधायक भी सम्राट चौधरी को नहीं चाहते हैं, और इन सब के बीच नीतीश कुमार मैं की एक गद्दी एक पूरी खबर तरह सलामत है। एक खबर और बता दूं, जी। सम्राट चौधरी को दिल्ली बुलाया गया था। हालांकि वो नीति आयोग के बैठक में शामिल होने के लिए गए हैं, लेकिन स्पष्ट मैसेज दे दिया गया है पार्टी हाईकमान की तरफ से कि अब दिल्ली से जब आप पटना लौटेंगे, आप खुद घोषणा करेंगे कि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी किसी और को दिया जाए। और जो जिसके लिए ये पोजिशनिंग कर रहे हैं सम्राट चौधरी, देखिए बिहार भाजपा में दो गुट हैं, एक नित्यानंद राय का है, एक सम्राट चौधरी का है। और सम्राट चौधरी जो चाहते हैं कि भीम सिंह चंद्रवंशी भी सम्राट चौधरी के टाइप के छात्र हैं। सम्राट चौधरी राजद में रहे हैं, जेडीयू में रहे हैं, हम में रहे हैं, और बीजेपी में आके प्रदेश अध्यक्ष बन गए। उसी तरह भीम सिंह चंद्रवंशी हर पार्टी से गुजर के आ चुके हैं। तो ये भीम सिंह चंद्रवंशी को प्रदेश अध्यक्ष बनवाना चाहते हैं। वही नित्यानंद राय की लॉबी भी एक्टिव है। तो निश्चित ही बिहार भाजपा में बदलाव होने जा रहा है, और कुछ दिनों में स्वतः आप देखेंगे सम्राट चौधरी ये घोषणा करेंगे कि हम अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, नए किसी व्यक्ति को जिम्मेवारी दिया जाए। जी ऋषि जी, अब चूंकि हमने अंतिम सवाल तो आपसे ले लिया है, लेकिन आपने चूंकि एक ऐसी बात कही कि मैं आपसे जानना चाहूंगा, थोड़ा सवाल ध्यान से सुनिएगा। नीति आयोग की बैठक में बिहार के वित्त मंत्री की हैसियत से सम्राट चौधरी के, यही बात है, राज्य के वित्त मंत्री हैं, पूरे बिहार के फिस्कल की जिम्मेदारी उनकी है। अब सवाल ये उठता है, थोड़ा मैं भी अर्थशास्त्र का छात्र रहा हूँ, इकोनॉमिक्स का ही स्टूडेंट रहा हूं मैं, इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि देखिए, पहली चीज कि नीति आयोग क्या है, योजना आयोग क्या है, राजकोषीय घाटा क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू जो है आपको ये कैपिटल रिसिप्ट क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, ये सब, और उसके अलावा गाडगिल फार्मूला क्या है, मुखर्जी फार्मूला क्या है, सेंटर स्टेट के बीच वित्त आयोग कौन सा काम करता है, किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग बना हुआ है, उसकी जिम्मेदारियां क्या है। आप पूरी ईमानदारी से साफ गोई के साथ हमारे दर्शकों को बताइए कि वित्त मंत्रालय का इस देश में अर्थव्यवस्था का क ख ग घ ABCD भी आपको क्या लगता है, सम्राट चौधरी जी को ये पता भी होगा कि अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है? क्या अधिकारियों द्वारा लाया गया एकदम बस व्याकुल नहीं होना है कह के पढ़ देते होंगे बजट भाषण? वो बोले क्या होंगे नीति आयोग में जाकर के? देखिए, मेरा ये मानना था कि मेरा मानना है कि यदि आपको वित्त जैसे महत्वपूर्ण विभाग देना ही था तो मंगल पांडे को देते, कम से कम पढ़े लिखे लोग हैं। या जगन्नाथ मिश्रा के जो पुत्र हैं, क्या नाम है वो उनका, क्या जानते होंगे? आप ये बताइए, वो जानते कि नीतीश कुमार तो माथा कपाट पकड़ लेते होंगे उनकी जानकारी देखकर। आप देखिए, हम तो प्रधानमंत्री की तरह नन बायोलॉजिकल तो है नहीं। अब उनके मन में क्या है, कितना ज्ञान है, ज्ञान का क्या भंडार है, इंटायर पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी है क्या है, वो मेरी समझ से परे है। लेकिन जो आओ भाव और व्यवहार से पता चलता है कि सम्राट चौधरी को, मुझे नहीं लगता है कि इकोनॉमी या का बहुत बड़ा वो ज्ञाता होंगे। उनसे अच्छे तो जीडीपी मंगल का पांडे फॉर्मूला भी बता पाएंगे कि -x + m क्या होता है? जीडीपी का फॉर्मूला, जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर है? करेंट प्राइस पर और फिक्स प्राइस पर क्या होता है पर कैपिटा जीडीपी? कुछ फॉर्मूला बता पाएंगे? देखिए, आप जानते हैं कि ये पॉलिटिकल जो व्यक्ति होते हैं, मंत्री तो बन जाते हैं, काम तो ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। ब्यूरोक्रेट्स जो पूरा लिख के देंगे, ऋषि जी ऐसी बात नहीं है। आप इसमें बिहार में डॉक्टर प्रभुनाथ सिंह जाने माने अर्थशास्त्री थे, वो बने वित्त मंत्री। बिहार में सुशील कुमार मोदी जैसे पढ़े लिखे नेता वित्त मंत्री बने। राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री बनी तो शंकर प्रसाद टेकरीवाल जैसे, जो एक ऑनरेरी मजिस्ट्रेट रह चुके थे और अर्थशास्त्र को अच्छे से समझते थे, वो बने वित्त मंत्री। ऐसा नहीं है कि राज्यों में अंगूठा छाप लोग वित्त मंत्री बनते हैं। देखिए, एक बात है, अभिषेक जी को पुराने फैक्ट्स भी बहुत याद रहते हैं। शंकर सिंह टेकरीवाल के आज के जो युवा पीढ़ी जानते भी नहीं होंगे कौन है। वो राबड़ी देवी सरकार के वित्त मंत्री थे और बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट भी रहे थे। तो सवाल ये उठता है, आप बताइए, कर्पूरी ठाकुर जैसे पढ़े लिखे नेता वित्त मंत्री रहे बिहार में, कैलाशपति मिश्र वित्त मंत्री रहे, जगन्नाथ मिश्रा खुद वित्त मंत्रालय रखते थे, वो अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिक्स के मुजफ्फरपुर एलएस कॉलेज में प्रोफेसर थे। तो ऐसा नहीं है कि लोग अनपढ़ गंवार बनते रहे हैं।
बिहार में पढ़े मैं लिखे लोगों की एक परंपरा रही है। आप देखिए केंद्र में भी देखिए, और निर्मला सीतारमण भी एक जेएनयू से पढ़ी लिखी छात्रा रही है और इकोनॉमिक्स की छात्रा है जेएनयू से। आप उसके पहले देखें, मनमोहन सिंह, चिदम्बरम, विश्वनाथ प्रताप सिंह, अरे जसवंत सिंह, सब पढ़े, यशवंत सिन्हा, सब मनमोहन पढ़े लिखे लोग थे। दंडवते साहब, सब मनमोहन पढ़े सिंह का लिखे तो कोई लोग जवाब ही हैं। नहीं। मनमोहन अब सिंह का तो कोई बताइए जवाब ही नीतीश नहीं। कुमार ने वित्त जैसा मंत्रालय क्या सोचकर किस दबाव में दे दिया सम्राट चौधरी को? आपको कुछ लगता है ऐसा कि ये सवाल आपको नीतीश कुमार से नहीं, अमित शाह से पूछना चाहिए। देखिए देखिए, एक बात तो कि एक ये सिर्फ ऑन कैमरा कहने में अच्छा लगता है कि मंत्रिमंडल में किसको जिम्मेदारी दिया जाए, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। ये सिर्फ कहने के लिए है। जो जैसे हमारे पुलिस का एक रटा रटा डायलॉग होता है ना कि मेरे संज्ञान में आया नहीं है, संज्ञान में आते ही अविलंब कार्रवाई होगी, तो वही रटा रटा डायलॉग होता है कि ये मुख्यमंत्री की विशेषाधिकार होता है कि कैबिनेट में किसको और क्या विभाग दिया जाए। देखिए, ये सवाल आपको हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी से करना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी से करना चाहिए कि आपने सम्राट चौधरी में ऐसा क्या विशेषता और गुण देखा कि आपने विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग उनको दिया। आपके पास नीतीश मिश्रा जैसे तेज तरार नेता थे, मंगल पांडे पढ़े लिखे लोग हैं, आप इन दोनों में से किसी व्यक्ति को वित्त विभाग की जिम्मेदारी दे देते, तो आपने पॉलिटिकली एक नीतीश कुमार के नटबल्ट को टाइट करने के लिए, सम्राट चौधरी से नीतीश कुमार का कैसा रिलेशन है आप जानते हैं, विजय सिन्हा से नीतीश कुमार का कैसा रिलेशन है आप जानते हैं। ठीक है, आपने डिप्टी सीएम बना दिया, कोई और विभाग दे देते, वित्त विभाग किसी और को दे देते, तो कि जो मान लीजिए आने वाले दिनों में फैजियत होगी सरकार का, उससे तो बचा जा सकता था। तो ये अभिषेक जी, ये बिल्कुल सही आपने कहा कि ये सम्राट चौधरी कैसे वित्त मंत्री साबित होंगे बिहार के, तो आपने तो पूरा पोल खोल कर रख दिया। बहुत बहुत साधुवाद आपको जी। खैर कैसे भी वित्त मंत्री साबित हो, वो उनकी काबिलियत पर हम शक नहीं कर रहे, लेकिन वित्त मंत्रालय जैसे पद जिस प्रकार के लोगों को दिए जाते हैं, कम से कम मुझे लगता है कि उस तरह के व्यक्ति ये नहीं है। बिहार की सियासत में सावन के महीने में क्या होगा और डिप्टी सीएम के पद पर क्या जनता दल यूनाइटेड अपने किसी नेता, और जो नाम ऋषि मिश्रा जी ले रहे हैं कि मनीष वर्मा का नाम प्रमुखता से है कि एक डिप्टी सीएम जेडीयू से होना चाहिए, तो ये कई सारे राजनीतिक सवालों को लेकर सावन का महीना आया है। और सावन का महीना बिहार की राजनीति के इतिहास को देखे, 2017 को देखे और 2022 को देखे, तो सावन के महीने में खेल बहुत सारे अभी होने बाकी है, लेकिन इस खेल का एक सिरा दिल्ली से जुड़ता है, नरेंद्र मोदी सरकार के निर्णय से जुड़ता है कि जो नरेंद्र मोदी सरकार गुजरात में वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाती है, वर्ल्ड कप का उद्घाटन, फाइनल, इंडिया पाकिस्तान सारे महत्वपूर्ण मैच वहीं कराती है, बुलेट ट्रेन गुजरात को देती है, गिफ्ट सिटी गुजरात को देती है, रेलवे यूनिवर्सिटी गुजरात को देती है, वो बिहार को क्या विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं देगी? क्या बिहार के लोग मजदूर की तरह गाड़ी में बैठ करके, और गाड़ी में एक तरह से किसी तरह से देखे तो लदा करके जाएंगे सूरत में और अहमदाबाद में और दूसरे इलाकों में काम करने, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब में? क्या बिहार के लोग इसी के लिए बने हुए हैं कि बस बैठे रहो, 5 किलो राशन लेते रहो और मजदूरी करते रहो और भाषण नरेंद्र मोदी का सुनते रहो? तो क्या इसी के लिए है? इन सारे सवालों के बीच अब नीतीश कुमार की विश्वसनीयता कसौटी पर है। पहली बार नीतीश कुमार की विश्वसनीयता इसलिए कसौटी पर आ रही है कि क्या जब नरेंद्र मोदी की सरकार उन्हें कुछ नहीं देती है कल के बजट भाषण में, तो क्या उसके बाद 1 मिनट भी नीतीश कुमार को भाजपा के साथ रहने का कोई नैतिक अधिकार या उसके पक्ष में तर्क देने का कोई नैतिक अधिकार बचता है? देखते हैं वो किस प्रकार के तर्क जेडीयू के लोग देते हैं। और ऋषि मिश्रा जी, आपने हमारे लिए समय निकाला और लगातार हम बिहार की घटनाओं पर पैनी नजर रखे हुए हैं। खेला सावन में होबे, इसकी संभावना अब ज्यादा बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी, नमस्कार।